नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अपने बहुत सहज, बहुत मिलनसार, बहुत ही शालीन, बहुत ही सौम्य अंदाज के लिए जाने जाने वाले राजनेता टी.एस. सिंहदेव जी आज हमारे साथ हैं। बाबा साहब, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे वर्तमान की जो राजनीति है और पत्रकारिता भी है बाबा, बहुत लाउड हो रही है, लोग बहुत आक्रामक हो रहे हैं। उस दौर में इतनी सौम्यता, इतनी सहजता, इसको मेंटेन कैसे करते हैं? अगर स्वाभाविक है तो मेंटेन हो जाती है, अगर बना रहे हैं तो फिर पैकेजिंग रीपैकेजिंग हो सकती है। अगर आपके स्वभाव के अनुरूप बर्ताव है तो करना कुछ नहीं पड़ता, जैसे हो वैसे रहो। और मैन्युफैक्चर्ड अगर है, प्रोजेक्टेड अगर है, तब उसमें खेल कर सकते हैं आप कि कभी एंग्री यंग मैन बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। तो मैं प्रयास करता हूं कि अपने स्वभाव के नज़दीक से नज़दीक रहूं। कुछ भी रील नहीं है, सब रियल है। लगभग थोड़ा थोड़ा तो होता है। ये भी उसी का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, एक संभावना थी, उसको भी आपने जमींदोज कर दिया कुछ लोग कि टी.एस. सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो टी.एस. सिंहदेव जी कभी आक्रोशित हो सकते हैं और उस आक्रोश में संभावनाएं तलाश रहे थे, लेकिन कभी किसी को कोई मौका नहीं मिला। वो एक विचार होता है, अपना एक बैकग्राउंड होता है परिवार का। कहते हैं कि परिवार वाद नहीं होना चाहिए, परिवार का बैगेज भी हो जाता है, परिवार का हमसे बेहतर काम करने वाले पूर्वज भी होते हैं, उनका भी बराबरी करने की लोग उम्मीद रखते हैं, आदमी नहीं कर पाता है। ये सबके साथ जो योगदान एक परिवार का लगातार बना रहता है, उसको एकदम से छोड़ देना ये भी बहुत कठिन होता है। आज़ादी के पहले से अगर परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ रहा, आज़ादी के पहले मतलब राजा थे, राजपाट कांग्रेस ने लिया, फिर भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, मैं नहीं, मेरे पूर्वज। ठीक है। उसके बाद जमीन जायदाद ली, कांग्रेस की सरकारों ने ली, फिर भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। प्रिवी पर्स थोड़ी बहुत राशि मिलती थी, मतलब अब तो हास्यास्पद लगती है जी कि उतनी छोटी राशि के लिए इतनी उठापटक हुई, वो भी कांग्रेस ने लिया। कुछ प्रिविलेजेस थे, कांग्रेस ने लिया, फिर भी परिवार कांग्रेस के साथ बना रहा। तो कुछ तो बात थी कि कांग्रेस की विचारधारा से या कांग्रेस के सेटअप में अगर पब्लिक फील्ड में काम करना है तो परिवार को सहज लगा। कांग्रेस, किसी ने फोर्स तो नहीं किया कि कांग्रेस में बने ही रहना। ठीक, आप चाहते कहीं भी चले जाते, किसी दूसरे, बहुत सारे ऐसे परिवार दूसरे दलों के साथ जुड़ गए, पर आप अपने मन से, अपनी सोच से जुड़े रहे। और फिर कांग्रेस ने भी देखभाल की, आपने भी कांग्रेस के लिए काम किया। तो एक जो संबंध लगभग 9 दशकों से, उससे ज़्यादा से बना रहा, वो भी मेरे लिए, अगर परिवार की बात माने तो उसका उत्तराधिकारी अगर मैं हूँ, तो एकदम से उसको तोड़ देना केवल किस लिए कि आपका कुछ नहीं हुआ। ठीक, कोई पब्लिक की बात हो, कोई नीतिगत बात हो, कोई दूसरा इशू हो जिसके लिए आप छोड़ना चाहें, इतने साल के संबंध को आप तोड़ना चाहें, तब तो बात है। मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो इतनी सारी चीज़ गई, तो मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो कौन सी बड़ी बात है। बातें रहती हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, काम करने में भी अच्छा लगता। ठीक बात। कर पाते नहीं कर पाते वो भी देखने को मौका मिलता, लेकिन सिर्फ उसलिए छोड़ देना इतनी सारी चीज़ों को। लीडर ऑफ ओपोजिशन से लीडर ऑफ पोजीशन वाली स्थिति थी, लेकिन पोजीशन में ना आ पाने के बाद भी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होने दिया और एक सरकार को एक मॉडल गवर्नमेंट के तौर पर स्थापित किया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही सरकार का मतलब होता है पूरी कैबिनेट। और चूंकि आप वरिष्ठतम मंत्रियों में हैं, वरिष्ठतम नेताओं में हैं कांग्रेस के, तो चाहे सांगठनिक स्तर पर हो, चाहे गवर्नमेंट के स्तर पर हो, छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए रोल मॉडल बना है। उस रोल में आपकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान राजनीति में जहां अब बहुत ज़्यादा उठक पटक इंडिविजुअली रीजन से है, व्यक्तिगत कारणों से बहुत है। जहां आपने कहा कि पॉलिसीज़ की बात होती तो चलो एक बार सोचते, पब्लिक की बात होती तो सोचते, लेकिन इंडिविजुअल की थी तो चलता है। तो
जहाँ राजनीति में अब कहीं भी व्यक्तिगत उस पर कोई संयम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ ये सोच लेना, तब अब उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, आपकी वरिष्ठता को देख के वहाँ ये सोच लेना कि भाई कांग्रेस होना चाहिए, तो ये कैसे कर पाया? यही था शुरू से कि कांग्रेस के नाम पे ही मैंने देखा, मम्मी डैडी थे तो घर में बैठ के पीछे से, मैं राजनीति में जुड़ा हुआ नहीं था, ना जुड़ना चाहता था, पीछे से सुनते थे, देखते थे, घर आते थे छुट्टियों में, सरगुजा में लोगों के बीच में भी समय बिताते थे, सरगुजा में समय बिताते थे और देखते थे कई काम हो रहे हैं। और ये दूर से मैं देखता था कि कभी उनने अपना नाम लेके काम से नहीं जोड़ा। मेरी एक तरह से ट्रेनिंग हो रही थी, मैं सीख रहा था, माता पिता के आचरण से बच्चों पे प्रभाव पड़ता ही है, मेरे पे भी प्रभाव पड़ा, खून उनका है, शरीर उनने दिया, लेकिन सोच में भी इन बातों को कभी उनने सिखाया नहीं, कभी उनने नहीं कहा कि ऐसा करो वैसा करो। जी, अब जिस प्रकार से अगर मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो राजनीति भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी लोग थे, सामाजिक सरोकार और समाज सेवा से जुड़े हुए भी थे, तो हर पक्ष को देखा, बड़े बड़े ओहदों पर उस परिवार से लोग रहे, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक लोग रहे। तो राजनीति, मतलब अगर मैं आपके स्वभाव की बात करूं, मैं व्यक्तिगत स्तर पर मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू करता हूं, लेकिन आपके स्तर की बात करूं तो राजनीति में इतनी सौम्यता, सहजता बहुत, जिसको कहना चाहिए रेयर ऑफ रेयरेस्ट हो गई। तो इस सहजता से लोग बहुत आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत उम्मीदें रखते हैं, तो इस सहजता से कभी असमंजस में, या बोलना चाहिए धर्म संकट की स्थिति में नहीं फंसे? सही कहूँ तो नहीं फंसा। और जो आपने बातें बताई कि ये पृष्ठभूमि रही परिवार की, मैंने एक चीज़ उसमें जोड़ा, बिजनेस। परिवार इसके पहले बिजनेस में नहीं था, मैं बिजनेस करना चाहता था, एक तरह से अपने पाँव पे खड़े होने के बाद सर्विस नहीं करना चाहता था, राजनीति में नहीं जाना चाहता था, अपने से काम करना चाहता था। राजनीति में आने के बाद पहला चुनाव जब मैं 2008 में जीत पाया विधायक के रूप में, तो बमुश्किल 1000 वोट से कम पे जीत पाया था। और मेरे को लगता था कि 15 साल करीब नगर पालिका में रहे थे, 2 टर्म, 5 साल बीच में गैप था, कोई नहीं थे, फिर 5 साल पटवा जी थे, उस समय इलेक्शन उन्होंने नहीं कराया तो कोई बॉडी नहीं थी, फिर चुनाव हुए तो लोगों ने मौका दिया। उसके बाद विधायक बनने का मौका 2008 में आया और मेरे को लगता था कि मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, बुरा नहीं हूँ और किसी का मैंने बुरा नहीं किया। तो मैं नगर पालिका में भी काम किया, उसमें भी लोगों ने देखा कि इसकी काम की शैली क्या है, कैपेसिटी क्या है, काम कर भी पाएगा कि नहीं, ऐसे घर में पैदा हुआ है, इन लोग तो आराम तलब लोग होते होंगे, या कई प्रकार के इंप्रेशन रहते हैं, लोगों की सोच रहती है। तो जब विधायक का चुनाव आया तो मुझे लगा कि मैं, पहला चुनाव है और ठीक ठाक आदमी नहीं हूँ, बुरा नहीं हूँ, मैं जीत जाऊंगा, 15-20 हज़ार वोट से जीत जाऊंगा, और 1000 वोट से कम से जीता जी। उस समय बातें आई, मन में आई, कुछ चीज़ें आई, तो साथियों ने, जो आपने कहा, एक साथी ने कहा कि आप कुछ नहीं जानते हैं राजनीति, आप जाओ जशपुर, दिलीप सिंह जोधे से ट्रेनिंग लेके आओ, आप चलो, अब ये हो गया चुनाव, अब आप जशपुर जाइए, उनके साथ रहिए और सीखिए कि वो कैसे राजनीति करते, एक दबंगई वाली राजनीति है। तो ये जो सहजता की बात आती है, और मैं सुनता भी था, विश्लेषण भी करता था, ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके आदमी चल रहा है, अपने सीमाओं के अंदर जो भी अपनी क्षमताएं हैं आदमी विश्लेषण भी करता है कि मैं हूँ, एक परिवार का हूँ, एक पृष्ठभूमि है। आपने बताया कि पूर्वजों ने राजनीति में भी भाग लिया, सर्विस में भी भाग लिया, मदर भी मिनिस्टर रहीं, ये सब भी हुआ, पुरानी पृष्ठभूमि भी है, तो फिट हो गए कि नहीं। पहले दिन से मेरे को ये सोचने में कोई कभी कठिनाई नहीं रही कि इसमें स्वीकारोक्ता ही सब कुछ है। ठीक, कि लोग अगर स्वीकार करोगे तो करेंगे तो टिकोगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने। और उस सिक्के का दूसरा पहलू, मेरे को लोग मौका देते गए, हर परिस्थिति में मौका देते गए। लोगों ने जो सहारा दिया, नहीं तो अगर, अब तो जोगी जी नहीं है, लेकिन उस नज़र से भी देखें तो जोगी जी मुख्यमंत्री थे,
वहाँ भी हम लोग आउट थे। ठीक है। उस सेटअप में भी हम लोग के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था पॉलिटिकल जो वजन रखे या करे। तो आते हैं परिवार, चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, राजनीति में उनका एक समय रहता है, वो रहते हैं और चले जाते हैं। स्वीकार्यता है जो लोगों को स्थिर अगर स्वीकारता है तो टिक पाओगे। ठीक है। आज भी ये स्वीकार्यता शब्द से मुझे एक प्रश्न जन्म लिया इस शब्द ने कि क्या अब ये माने कि जो राहुल गांधी जी, अगर मैं इलेक्शंस की बात करूं या उनके नेतृत्व में हुए चुनावों की बात करूं, तो एक नंबर ऑफ इलेक्शंस जो है उसमें डिफीट खाई है, लेकिन एक नेता के तौर पर जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप स्वयं उसमें उनके सहभागी रहे, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि देश में अब राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता बढ़ी? निश्चित रूप से। इसमें इसलिए नहीं कि मैं उनके पार्टी का हूं या वो मेरे लीडर हैं, मैं उनको मानता भी हूं, अपना लीडर मानता भी हूं, सिर्फ इसलिए नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने को भी अपना विश्लेषण करता था, कहाँ हो, क्या परिस्थितियां हैं, जितना सोच सकता है आदमी, तो उनके लिए भी करता हूँ। मेरे तो लीडर हैं, मैं तो चाहूँगा कि वो प्रधानमंत्री बने, वो देश में अच्छे से अच्छे जगह में रहें जहाँ वो भला कर सकें, चीज़ों को नियंत्रित कर सकें। लेकिन क्या परिस्थितियाँ हैं? तो राहुल गांधी जी एक युवा के रूप में सांसद बने, थोड़ा क्वाइट थे, पीछे थे, फिर उनका मूवमेंट चालू हुआ, ट्रेनों में दिखे, लोगों के बीच में जाते दिखे, और एक पॉपुलैरिटी ग्राफ काफ़ी हाई था यंग राहुल गांधी का जब सांसद बन के सामने उभरे, और धीरे धीरे एक आध साल में उनका प्रोजेक्शन, उनका पार्टिसिपेशन दिखने लगा। और उसके बाद फिर वो फेज़ आया, इंटरव्यू भी वो देने लगे, कमी बेसी, कोई कुछ कहते थे कि इसमें ये चूक होगी, उसमें चूक होगी, सबसे होती है और मायने नहीं रखता वो लंबे के समय आपको लेके चलना है। फिर उनके ऊपर अटैक सोशल मीडिया के माध्यम से जो चालू हुआ, और उनकी छवि को विपरीत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव। एक मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानता, थोड़ा जानता हूँ जितना समय बिता पाया, और जो कुछ समय साथ में मिलता है बैठने का, कि ये आदमी अच्छे के लिए काम करना चाहता। मेरा जो असेसमेंट उनका है, ये व्यक्ति आदर्श के नज़दीक रहना चाहता है और अच्छा करना चाहता है। तो उस संगठन है कांग्रेस का, तो उसमें अच्छा करना चाहता है, सुधार करना चाहता है, देश के लिए है, सुधार करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। और जो आज की दुनिया में दूसरी चीज़ें बहुत चलती हैं, इससे एकदम ही दूर है, कभी बात ही नहीं करता आदमी ये, ना वैसी चीज़ों में, भ्रष्टाचार में, करप्शन में, ये लेन देन की जो बातें होती हैं आसपास, कभी वो आदमी दिखता ही नहीं, और बेहतर करना चाहता है। फिर क्या हुआ कि अपनी सीट भी उनको हारनी पड़ी। स्मृति ईरानी, अब मैं कहूँगा तो खराब लगता है, लेकिन जैसी लीडर से भी हारना पड़ा। वो टोटल रियल नहीं है। जैसे मैंने अपने लिए बोलने की कोशिश की, तो स्मृति जी पूरी पैकेज्ड हैं, ठीक है, उनकी क्षमताएं भी हैं, वो पहले भी अभिनय किया भी है उन्होंने, और अच्छा रोल उनको मिला जी, सब कुछ हुआ। तो राहुल जी की छवि पे जो वार, सुनियोजित तरीके से वार किया गया, उसमें उनको बड़ा नुकसान हुआ। देश में उनकी स्वीकारोक्ता में कमी आई, और कई प्रकार की बातें उनके साथ जोड़ के की गई। व्यक्तिगत वो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, फिर कभी हैं कभी नहीं हैं, बाहर चले गए, हमको बताया नहीं, देश को क्यों नहीं बताया, बाहर चले गए, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं जी, जी। कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, विषयों की समझ नहीं है। हाँ, विषयों की। जबकि आप देखें कि कितने मुद्दों पे जो उनने बातें कही वही हुई, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे 20 अन्य मामले समय समय पे, चाहे नोटबंदी की बात, मतलब कितने इश्यूज पे उनने जो लगा समय के पहले बोल दिया, बाद में वही बात सही निकली, रिजल्ट्स वैसे बात वही निकली, करीब करीब बात उसी प्रकार की निकली। लेकिन उस व्यक्ति की छवि पे गहरा वार, इतना गहरा वार किया कि उनकी स्वीकारोक्ता निश्चित रूप से हम लोगों में तो कम नहीं हुई, कांग्रेस में तो कभी कम नहीं हुई, उनको लीडर के रूप में नहीं मानने वाली बात कभी नहीं आई, लेकिन उसके बाहर पब्लिक में तो हमारे वोट कम हुए,
हमारे लीडर को मतदाता ने कम स्वीकार किया। तो जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें उनने अपने आप को सस्टेन जो किया, आज है कल नहीं है, तो 6 महीने तक, 4 महीने तक, सितंबर से लेके मेरे ख्याल से जनवरी तक सिलसिला चला गया जी। और इतने किलोमीटर लगातार चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, सुबह 5 बजे उठना, तैयार करना, 3500, 40, 4000 जो भी वो किलोमीटर के अलावा एक निरंतर सस्टेन करके एक लाइन लेके चलना, एक कंसिस्टेंसी को लेके चलना, इसने जो पुरानी छवि बिगाड़ने की लोगों ने सफलता हासिल की थी उसको मिटा दिया। और आज मीडिया में जब विश्लेषण हो रहे हैं, पहले हम लोग देखते थे वो कितने सही हैं गलत हैं एक अलग बात है, लेकिन मीडिया में आते हैं कि भाई वोट शेयर किसका कितना हो रहा है, किसका कितना हो रहा है। बीच में राहुल जी का ग्राफ 6%, 8%, 10% तक आ गया था, आज 26%। वही मीडिया है, वही मीडिया। अगर हम माने कि एक स्टैंडर्ड है, सही है गलत है उसको छोड़ दें, लेकिन है तो एक पैमाना। बिल्कुल ठीक। वो पैमाना जितना सही हो गलत हो, पहले बेहतर था, फिर कम हुआ, आज सुधर रहा है, तो है मानिए उसको एक बराबर लेके चलिए कि पहले अच्छा बोला जिसने, फिर खराब बोला, अब अच्छा बोला, ठीक बात, पहले से सुधार, तो वो उनकी छवि में निस्संदेह पुनः निखार। अभी सभी विपक्षी दल जो है वो एकत्रित हुए हैं, तो उन्होंने जो यूपीए था उसको इंडिया में कन्वर्ट कर लिया, INDIA। तो इस पर एक बहस चल निकली है। अब हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है, जिस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इसको भारत बनाम इंडिया की मुहिम बना दिया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। आज़ादी के बाद से मुख्य रूप से 2 पार्टियां रहीं। पहली गवर्नमेंट हमारी बनी वो सर्वदलीय थी, नेहरू जी की पहली कैबिनेट में हर दल के लोग थे, नेशनल गवर्नमेंट बनी। फिर पार्टी में हम चले गए, तो जनसंघ था, कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कुछ और पार्टियां थी। मुख्य रूप से 2 प्रतिद्वंदी दल राष्ट्रीय मंच पे दिखते थे। ये सिलसिला चलता गया और लगभग 1977 के चुनाव के बाद ये गणित, यानी आज़ादी के 25 साल बाद, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता था, 25 साल के अंदर ही ये परिवर्तन आ गया था कि कांग्रेस को कितने वोट मिल रहे हैं, 42%, तो बाकी वोट कितने हैं, 48%। सब एक हो जाओगे तो कांग्रेस को हरा देंगे जी, और वैसा हुआ। और भी कारण थे, लेकिन एक ये भी कारण बना, तो वो साथ आए, कांग्रेस हारी, इंदिरा जी तक हार गई ठीक अपनी सीट। उत्तरी भारत में 2 सीट कांग्रेस की बची, दक्षिणी भारत में तो और सीटें थी, लेकिन उत्तरी भारत में केवल 2 सीट बच गई थी। कमलनाथ जी एक जीते थे और एक और इनका गठबंधन बन गया, जनता पार्टी विपक्ष ने एक गठबंधन बना लिया। वो 2.5 साल चला, गठबंधन टूट गया, वैचारिक मतभेद आए, तो उसके बाद भी जो सिलसिला चला वो गठबंधनों का ही चलता गया और कांग्रेस अपने पे लड़ने की स्थिति बना के चलती रही जी। सफलता नहीं मिल रही थी, बहुमत की सफलता नहीं मिल रही थी कांग्रेस को। ठीक है। तो ये विचार आने लगा और कांग्रेस सर्कल्स में भी ये बात होने लगी, हम लोग पीछे से सुनते थे कि कांग्रेस को भी गठबंधन करना चाहिए, लेफ्ट पार्टीज के साथ करे, लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ करे, बीएसपी के साथ करे, सपा के साथ करे, जिसके साथ भी करे, पर गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि वोट डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है। उनको भी वोट 40 कांग्रेस को मिलते थे, तो इनको 30 में काम चल जा रहा है, सरकार बना ले रहे। तो एक चुनाव कांग्रेस ने नहीं किया, दूसरा चुनाव कांग्रेस ने नहीं किया, तीसरा चुनाव आते आते तक पचमढ़ी सम्मेलन हुआ, वहाँ मंथन हुआ, इत्यादि इत्यादि, फिर वो विचार निकला कि नहीं अब करते हैं, कांग्रेस ने भी किया, और तब से ये सिलसिला चल रहा है। एनडीए भी है, अब वो कहते हैं कि ये इंडिया अलायंस में अगर 28 है तो हम 38 हैं या 36 हैं, पर वो भी अपना कंसेप्ट नहीं छोड़ रहे अलायंस का। तो दूसरे पक्ष में भी ये है, और आज वही विश्लेषण जो राहुल जी को 26% स्वीकारोक्ता का बता रहे हैं, वो कह रहा है कि 34 कुछ परसेंट इंडिया अलायंस के वोट्स हैं, 38 कुछ परसेंट एनडीए के वोट्स हैं। बहुत कम डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस है। तो ये आंकड़ों को देखते हुए और डिवीजन ऑफ वोट्स को देखते हुए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में जो देश में गवर्नमेंट चल रही है, उससे आपको लग रहा है कि कई बुनियादी मुद्दों में देश को हानि होने वाली है आने वाले समय में, तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक बात। बीजेपी के पास अपने आप का बहुमत है,
वो एनडीए की उनको जरूरत नहीं है आज के दिन, उनके 303 सीटें हैं, 272 ही आपको चाहिए। तो आपके पास तो 303 सीटें, फिर भी आप एनडीए को बरकरार रख रहे हो। कुछ लोग चले गए, एनडीए से छोड़ दिया, अकाली दल इत्यादि इत्यादि, जो थोड़ा ये तो होता रहता है, लेकिन उनने भी अपना एनडीए का स्वरूप नहीं छोड़ा। कॉन्सेप्ट है उनका, कंसेप्ट जो है उसको अलायंस मेंटेन कर रहे हैं। तो इधर भी एक अलायंस आ गया। यूपीए था, वो असरदार वैसा नहीं दिख रहा था कि बीजेपी के 36% वोट शेयर को काट के नेशनल गवर्नमेंट बना सकें। 36% में नेशनल गवर्नमेंट बन रही, मेरे ख्याल से 38 भी नहीं था, जहां तक मेरे को याद है 36 या 38 भी आप मान लो, तो 62% वोट दूसरे गिर रहे हैं। ठीक बात। और 36% 38% वाले कह रहे हैं कि पूरा देश हमारे साथ है। 140 करोड़ नागरिक जो हैं, देश के नागरिक, वो हमारे साथ में, ये उनका प्रचार है। और वोट शेयर उनका कितना है? 36%। और सीट उनकी कितनी है? 303। अलायंस की 340 के आसपास, 28 340 के आसपास। लोकसभा में सीटें कितनी है? 543। 543 का 40% आप पकड़ोगे तो कितना हुआ? 225 सीट। हाँ, 220 सीट। तो 40% वोट शेयर अगर आप लोगे तो आपकी सीटें 225 होती हैं, और हैं कितने आपके पास? 340। तो विकल्प क्या है? ये वोट डिवीजन होके देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो लोग कह रहे हैं कि देश के लिए घातक हो सकती हैं, उसको रोकने के लिए साथ आओ। ये है इंडिया अलायंस। उन्हें नाम पे आपत्ति है कि ये इंडिया, तो अब वो भारत की बात कर रहे हैं। वो भूल गए ना इंडिया शाइनिंग को, मेक इन इंडिया को, डिजिटल इंडिया को। अभी खड़गे जी आए थे, उन्होंने अच्छा गिनाया एक लाइन से जितने इनिशिएटिव्स। अपने देश के नाम पे आपको संकोच होने लगा, यानी उसका उपयोग करना है परिस्थिति का कि अब इंडिया अलायंस को ये देश के नाम से अलग करने की कोशिश करो। तो उसका तरीका क्या है? अब भारत बोलो। ठीक। आप खुद ही इंडिया 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 कर रहे थे, सारी पॉलिसीज में वही था। सारी पॉलिसीज में वो था। अब आपको अपने देश के नाम से ही परहेज होने लगा। इंडिया दैट इज भारत तो संविधान में पहले से ही है। तो अगर मैं इस इंडिया के हृदय प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं देश, इस इंडिया के दिल में धड़कता है, देश के दिल में धड़कता है। तो और छत्तीसगढ़ ने जो एक देश में माहौल है, उसमें 36 का आंकड़ा ही प्रस्तुत किया है कि जहां पूरा देश भगवामय हो रहा था, और उस आबो हवा में छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण जगाई। तो क्या 2023 में वही माहौल बरकरार रह पाएगा? क्योंकि आपने हर संभव कोशिश की कि व्यक्तिगत कुछ भी हो, लेकिन पार्टी के तौर पर और सरकार के तौर पर इमेज को कहीं नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या आज कांग्रेस सरकार की इमेज में, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जब लोग मोदी सरकार, शिवराज सरकार और भूपेश सरकार बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार के तौर पर क्या आप आश्वस्त हैं कि 2023 में पुनः आप सरकार बनाएंगे? 2018 के चुनाव में मीडिया ने लगभग छत्तीसगढ़ को राइट ऑफ कर दिया था जी, कि जोगी जी एक मेजर फैक्टर थे भी, उनका अस्तित्व था भी, इसमें कोई दो बात नहीं। अब वो कांग्रेस से अलग हो गए, तो कांग्रेस के वोट उतने कट जाएंगे और बीजेपी आ जाएगी। यानी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कांग्रेस की बन जाएगी, राजस्थान में बन जाएगी। राजस्थान का फिगर मेरे ख्याल से 130 प्लस था, मध्य प्रदेश का भी फिगर ऐसे ही कुछ था, इजी फिगर था। और छत्तीसगढ़ का ये था कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी। लेकिन जो हम लोगों ने विपक्ष में किया था संगठन के माध्यम से, भूपेश भाई हम लोग के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, एक जन घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया, उसको प्रेजेंट किया, एक एक्सेप्टेबिलिटी बने। हमने चुनाव एंटी इनकम्बेंसी पे नहीं लड़ा, स्वीकार्यता पर हमने एक्सेप्टेबिलिटी पे लड़ा कि ये हम आपके लिए करना चाहेंगे, उनने ये गड़बड़ किया, उनने ये गड़बड़ किया, इसलिए हमको वोट दो। तो क्लियरली हम लोगों ने ये पिच किया था, और सोच समझ के इस बात को कम से कम मैंने रखने की कोशिश की थी कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल के हम लोगों ने भी छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ का घोटाला, ये वो, उनके लड़के के नाम से फॉरेन बैंक्स में अकाउंट खोलने की बात, अभिषेक सिंह, कई चीज़ें थी, नसबंदी कांड, आँख फोड़वा कांड, उसमें लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो हम लोगों ने उस पर वोट नहीं मांगा, वो इश्यूज थे, हम लोगों ने कहा ये हम आपके लिए करना चाहते हैं, और वो मुझे लगता है कि लोगों ने अपनाया।
गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, वनवासियों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, यूथ के लिए ये करेंगे, एजुकेशन के लिए ये करेंगे, सिंचाई में ऐसा करेंगे, हेल्थ में ऐसा करेंगे। तो उसने हमको वो मौका दिया कि हमको 90 में से 68 सीट आ गई। मैं नहीं सोचता था कि 68 सीटें आएंगी और इतने बहुमत से। अब तो काम भी किया है 5 साल, तो अब 5 साल काम किया है तो गवर्नमेंट आएगी, ये मुझे पक्का लगता है। पिछले बार भी मेरा आकलन था कि 52 सीट कांग्रेस की आएंगी और 60 तक जा सकती हैं अगर सब ठीक रहा, बाकी मतदाता के हाथ में। वो पॉसिबिलिटी आदमी जिंदा रखना चाहता है, वो बाय चांस हो ही गया, 68 सीट आ गए। इस बार भी मेरा ये मानना है कि मैंने भी सर्वे करवाया, जैसे आजकल सब कराते हैं, तो 45 सीटों में 90 का मैंने सर्वे करवाया और कुछ ऐसी सीटों का जानबूझ के नहीं करवाया कि उसका कोई मतलब नहीं। भूपेश भाई की सीट का सर्वे कराने का क्या मतलब, पैसे ही खर्चे होंगे उसमें। तो मैंने 45 सीटों का सर्वे कराया, सभी सीटों में 45 की 45 सीटों में गवर्नमेंट की स्थिति अच्छी दिख रही। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी उसमें क्लियर दिख रही है कि गवर्नमेंट को लोग वोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर कैंडिडेट की बात आती है, ये सब बातें आती हैं, पर क्लियर गवर्नमेंट को और ये तो मैं कांग्रेसी नहीं बोल रहा हूँ, वो मान सकते हैं कि सर्वे वाले निष्पक्ष हैं, ठीक बात, प्रोफेशनल हैं, ठीक बात। वो तो पार्टी वाले हैं नहीं, प्रोफेशनली उन्होंने किया और कई सर्वे हुए। तो सर्वे में जो क्लियर बात आ रही है कि गवर्नमेंट बन रही, अच्छी काम किया, तो गवर्नमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर सब चीज़ अच्छा से बैठेगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को, और फिर क्यों काम करना चाहिए इतना अच्छा अगर गवर्नमेंट में आपको दोबारा मौका नहीं मिले। ठीक बात, ये नकारात्मक हो गया। ठीक, लेकिन मुझे विश्वास है कि गवर्नमेंट आएगी। तो घटा घिरी है तो बरसे भी सिर्फ गरजने से क्या होगा। 2018 में गरजे थे, 2023 तक जमकर बरसे हैं और औसत से ज़्यादा बरसे हैं। तो कर्तव्य की ये बरसात फिर से सरकार को एक नई फसल के रूप में, नई उम्मीद के रूप में लहला के मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और वर्तमान दौर में इससे साफ कोई भरा इंटरव्यू शायद ही और मैंने कोई और दूसरा किया हो। बार बार आपके पास आके मैं रिचार्ज होकर जाता हूँ और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ऐसी उम्मीदें हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमेशा धन्यवाद।